नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, मोतीलाल ओसवाल बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज अगर मैं टोटल पेयर ग्रुप से बात करूं, स्टॉक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर इतने सारे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उनमें से टॉप रैंकिंग में किसका नाम है? मोतीलाल ओसवाल। हाँ, आप कहेंगे सर मोतीलाल ओसवाल से क्या बड़ा कंपनी नहीं है? हाँ बिल्कुल है, वो अभी तक लिस्टिंग हुआ नहीं, तो इसलिए वो नंबर वन दिख रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर कुछ खासियत पॉइंट में बता दूं। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए 54%। जो सेक्टर वाइज का कितना है? 54%। चलो यहाँ पे भी ठीक ठाक है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 67%। जो सेक्टर वाइज कितना है? 76%। थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी है, फिर भी 67% प्रॉफिट ग्रोथ कोई कम नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है मेरे हिसाब से। और मानता हूँ कंपनी के पास डेप्थ है 1.58। तो क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे एंजल वन जैसे कंपनी के ऊपर डेप्थ कम है, बाकी आईआईएफएल के ऊपर डेप्थ कम है, तो इस तरीके से बड़े बड़े और भी कंपनीज के ऊपर डेप्थ कम है, तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर ऐसे क्या हो गया कि इतना ज्यादा डेप्थ लेना पड़ा? तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। आप बिजनेस को देखेंगे तो कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है? फाइनेंस का बिजनेस। तो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ कंपनी फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल बिजनेस है क्या है? कैपिटल मार्केट के ऊपर बिजनेस है, साथ ही साथ एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है। और हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस करने के लिए कंपनी को तो फंडिंग जरूरत है, क्योंकि लोगों को अगर घर घर के लिए जो लोन लेने के लिए आएंगे तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से होगा? तो इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, खुद पैसा उठा रहा है मार्केट से, उसके बाद दूसरों को लोन दे रहा है। तो इसको कहा जाता है एट ए टाइप ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर आपको मोतीलाल ओसवाल देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है यही एक रीजन है, जिस रीजन के चलते कंपनी ने कर्जा लिया। तो मुझे इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था, सर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो क्या करूं? तो देखिए, कर्जा है तो कोई बात नहीं, कर्जा लेने के बाद कंपनी कितना ग्रोथ करे वो देखना इंपॉर्टेंस है। देखिए, कर्जा लिया तो क्या हुआ, कंपनी हर साल में 50% के आसपास सेल्स को ग्रोथ कर रहा है, और प्रॉफिट तो और भी तगड़ा, 500 से सीधा सीधा 850 के ऊपर चला गया है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को देखने को मिला है, जो आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल होने के लिए बहुत ज़्यादा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स है, उस डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना है। पहली बात, कंपनी के ऊपर जो रेंज बना है, और मतलब इन्वेस्टर के यहाँ पे होल्डिंग जो है, म्यूचुअल फंड के पास जितना होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास कुछ, सॉरी एफएस के पास कुछ होल्डिंग कम हुआ है, फिर भी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर है। मतलब ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे बढ़े भी नहीं, कम में घटे भी नहीं। तो यहाँ पे जो रेंज है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक देखने को मिला। मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। जो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है वो शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर वो रेंज तो कंप्लीट हुआ नहीं। तुम इसको सबसे पहले डिलीट कर लेते हो। देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद छोटा सा हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। उसके बाद देखिए रिटेस्ट भी कर चुके हैं। रिटेस्ट करने के बाद कंपनी के एंटी कहाँ पे मिला? इस जगह पे। तो एंटी मिलने के बाद मैं जो इंतजार कर रहा था, जो इस पिक लेवल का, तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बेसिस में 29% के आसपास यहाँ पे 29% के आसपास यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। उस रेंज के बेसिस में मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस हो सकता है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है, जो मोतीलाल ओसवाल ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एंटी बने और इस पीक लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है, जो मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला, जो पैटर्न्स कंपनी के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो बाकी मोतीलाल ओसवाल के ऊपर जो व्यू है वो व्यू में पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर बार बार इस तरीके से रेंज ट्रेड हो रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हैप्पी माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली देखिए, हैप्पी माइंड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चीज़ को आपको याद रखना है कि आईटी सेक्टर में लास्ट 2 इयर्स में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं। तो अभी धीरे धीरे करके सारे आईटी सेक्टर पॉजिटिव हो रहा है, सारे आईटी सेक्टर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो उनमें से हैप्पीज माइंड जो है वो एक शानदार कंपनी है। शानदार कंपनी का मतलब क्या है?
अगर मैं इस कंपनी का पेयर ग्रुप से बात करूँ तो ध्यान से देखना, हैप्पीस्माइंड का रैंकिंग कहाँ पे है? टॉप 8 में। और उसके अगेंस्ट में कंपनीज़ के ऊपर क्वार्टरली जो है वो 4% का यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिले और प्रॉफिट ग्रोथ 23% के आसपास वीकनेस दिखा। और यही वीकनेस के कारण कंपनी के शेयर में एक लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक पैटर्न्स बना, एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज करीबन 20% के आसपास रेंज बने। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मेरा एंट्री बने और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। तो इतना आसान नहीं है कि इस ऊपर को ब्रेक करके मतलब स्ट्रांगली 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वो ऊपर जाएगा। तो अगर इस लेवल को वो ब्रेक कर पाए तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। मगर मुझे एक एक पॉइंट्स में मुझे बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिला, वो क्या है? जब देखिए लगातार वो गिरते चले जा रहे थे, उस टाइम वॉल्यूम बहुत वीक होता चला गया। मतलब जब भी कोई शेयर अगर कंटिन्यूअसली करेक्शन होता हुआ देखने को मिले, उस टाइम अगर वॉल्यूम हाई है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर गिरावट के माहौल में वॉल्यूम एकदम वीक होता देखने को मिला है, तो सोचना सेलर जितने एक्टिव एक्टिव है, वो उससे कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है। मतलब सेलर जो कोशिश कर रहे हैं एक्टिव होने का, तो उससे कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है, जो जितने माल सेलिंग करना चाहते हैं, उतने माल बायर खरीदारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कभी ना कभी वो यहाँ से बिग बाउंस कर सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी कंपनी का हालत थोड़ा-सा सुधार होने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए खुद देख लीजिए कंपनी के देखिए रेवेन्यूज़ जो है वो पॉजिटिव तो है, मगर प्रॉफिट में पॉजिटिविटी नहीं है। पिछली बार की तुलना से इस बार प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि कंपनी बेकार है, बिल्कुल नहीं। कोई भी एक क्वार्टर्स में कंपनी का हालत खराब है, इसको देखकर आपको कंपनी के ऊपर ये डिसीजन नहीं लेना है कि कंपनी बेकार हो गया। क्योंकि अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डेटा को देखूँ, तो आपको कभी भी इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ में कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो साल भर में जो डेटा ठीक है, वो क्वार्टर्स में डेटा ना भी ठीक हो तो भी चलेगा। तो मैं इस पॉइंट ऑफ बेसिस में मुझे जो ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे रेंज बनता हुआ देखने को मिले टोटल 20.58% का रेंज बने। तो 20.58% का रेंज बने, जो रेंज निकल के आया करीबन करीबन इस तरीके से कुछ यहाँ पे एंटी बने और यहाँ से पीक लेवल तक अगर गए तो एक टारगेट बन सकता है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी पॉइंट्स एंड बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट पॉइंट मिल सकता है। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि जो सिचुएशन बना है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बाकी मेरा ज़्यादा से ज़्यादातर अपडेट्स मैं इसी तरीके से आपके साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम है डीमार्ट। बहुत दिनों के बाद मैं डीमार्ट के बारे में चर्चा करूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि डीमार्ट के ऊपर आपका डिसीजन क्या है? एक बार ज़रूर कमेंट्स करके मतलब एक बार ज़रूर वीडियो बना के शेयर करिएगा। तो चलो आज डीमार्ट के बारे में मेरा ओपिनियन आपको बताने वाला हूँ। देखिए डीमार्ट के ऊपर लोगों के मन में जो क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। मैं अगर इस कंपनी के लास्ट पी रेशियो में लास्ट 5 ईयर्स तक देखूँ, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन सस्ता है। क्योंकि इसका पी रेशियो एवरेजली पी रेशियो 123 के आसपास देखने को मिलता है। तो जो पी रेशियो अभी चल रहा है कि करीबन 127, तो इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कोविड जैसे टाइम में भी इस कंपनी का पी रेशियो कितना था? अराउंड अराउंड 100 के आसपास था। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन उतना ज़्यादा हाई नहीं है जो पहले हो गया था। कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वैल्यूएशन जो बना है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो पी रेशियो फिर से यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। तो उससे पहले देखिए कंपनी का पी रेशियो जब से रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं, तब से लेकर चार्ट पैटर्न्स में भी एक बहुत पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। अगर डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो डीमार्ट के ऊपर देखिए जिस तरीके से रिकवरी हुआ है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और फाइनली एक एक कप बनने के बाद एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ हैंडल का और फाइनली वो लेवल को क्या किया ब्रेकआउट भी किया। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे लेवल को ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, अभी रीटेस्ट भी किया। मतलब सारे जो रूल्स है वो रूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से मुझे एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, जो धमाका निकल के आ रहा है करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 7172 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से इस लेवल तक जाने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट जो यहाँ पे रेंज निकल कर है टारगेट का, तो टोटल ओवरऑल एंट्री पॉइंट से मैं अगर टारगेट तक देखूँ, तो 37% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है।
तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, क्योंकि देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर ज़्यादा बात बोलने का ज़रूरत नहीं है। सेल्स ठीक है एंड प्रॉफिट भी ठीक है। उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उल्टा तो म्यूचुअल फंड ने सॉरी उल्टा तो इस बार एफआईएस ने 7% होल्डिंग को 9% लेके गया है। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से व्यू देखने को मिला, जो कंपनी इसका आगे बढ़ने के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एनबीसीसी। तो एनबीसीसी एक छोटा-सा कंपनी है, फिर कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे देखिए बोनस एंड स्प्लिट के हिसाब से, अभी देखिए कंपनी 2018 में स्प्लिट दिया था, बोनस कब दिया था 2017 में। तो इस बार फिर से एक बार बोनस देने जा रहा है 1:1 रेशियो का, और वो भी बोनस कब मिलेगा 18th ऑफ अक्टूबर। 18th ऑफ अक्टूबर में कंपनी आपको बोनस देने जा रहा है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।